सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आरबीआई का अनुमान नहीं आएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती। वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल वृद्धि की रफ्तार आगे भी रहेगी कायम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत 6G दृष्टिपत्र का अनावरण और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके। घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। अफगानिस्तान रहा भूकंप का केंद्र। चैत्र नवरात्र, उगादी, नववर्ष विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज। सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों के पास आखिरी मौका। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। और टॉप न्यूज में आप खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले सनसेट टीवी के सभी दर्शकों को सनसेट टीवी की तरफ से चैत्र नवरात्र और भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6G दृष्टिपत्र का अनावरण करेंगे और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। कॉल बिफोर यू डिग ऐप एक ऐसा उपकरण है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी संपत्तियों को असंगठित खुदाई और खनन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं अगली खबर की। सदन में गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की 2 बैठकें बुलाई। सभापति ने 11:30 बजे अपने कक्ष में चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सदस्यों को पहली बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बहिष्कार किया। सभापति ने पहली बैठक से अनुपस्थित रहने वाले दलों के सदन के नेताओं से अनुरोध किया कि वो अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। इसके बाद दूसरी बैठक में बीजेडी, एनसीपी, टीएमसी, बीआरएस, डीएमके जैसे विपक्षी दल तो आए, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। बैठक में राज्यसभा सभापति ने राजनीतिक दलों से कहा कि सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। सदन सहयोगी तरीके से बहस और चर्चा के लिए है, ना कि टकराव और गतिरोध के लिए। सभापति ने फ्लो लीडर्स की अगली बैठक 23 मार्च सुबह 10 बजे बुलाई है। वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार कामकाज बाधित होने के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने सदन में जारी गतिरोध को दूर करने पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। उनका कहना था कि सदन में विषयों पर चर्चा भी हो और कामकाज भी हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबके सहयोग से सदन चलाना हमारी प्राथमिकता है और हम वित्त विधेयक सहित सभी विषयों पर सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।
हालांकि इसके बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने देश की संप्रभुता के खिलाफ सामग्री के लिए दिसंबर 2021 से 110 यूट्यूब आधारित समाचार चैनल्स और 248 यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पत्रकारों पर कोई अलग डेटा नहीं रखता है। उन्होंने ये भी बताया कि पत्र सूचना कार्यालय की स्थिति जांच इकाई ने 1160 से अधिक फर्जी खबरों का पर्दाफाश किया है। फैक्ट चेक यूनियन स्वतः और नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से समाचारों का संज्ञान लेती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय है और राज्य सरकारें अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। वहीं लोकसभा ने गतिरोध के बीच मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। निचले सदन में शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि बजट में केंद्र शासित प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा गया है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। नारेबाजी के बीच ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा और सदन ने ध्वनि मत से इसे मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि भारत ने प्रभावी स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का लाभ उठाने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। मांडविया ने दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही। वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को अंतिम नागरिक तक सुलभ करना विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने मातृ और बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 करोड़ पात्र जोड़ों, 14 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 12 करोड़ बच्चों का नाम आधारित डेटाबेस का निर्माण किया है, जिनकी प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर और टीकाकरण संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निगरानी की जा रही है। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया और ई रक्तकोष, ORS, मेरा अस्पताल, ई संजीवनी और कोविन जैसे भारतीय डिजिटल अनुप्रयोगों का भी जिक्र किया। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात 10:19 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर गहराई में अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली समेत उत्तराखंड, पंजाब में भी महसूस किए गए। हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा और हड़कंप की स्थिति से 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में फैजाबाद में 77 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कजाकिस्तान में भूकंप के झटके वहां भी महसूस हुए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद सहित पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां पर भूकंप के कारण 9 लोगों की मौत और 100 अन्य लोग घायल होने की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दोषपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में पिछले साल 1.2% आधार केंद्र ऑपरेटर्स को निलंबित कर दिया। UIDAI ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि गलत कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले आधार केंद्र संचालकों पर जरूरी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्राधिकरण से जुड़े हुए करीब 1 लाख संचालक आधार कार्ड बनाने के साथ ही धारकों के नाम में संशोधन
और पता बदलने जैसी सेवाएं देते हैं। इसके साथ ही UIDAI ने कहा है कि उसने प्रतिदिन एक मशीन पर किए जाने वाले पंजीकरण की संख्या भी सीमित कर दी है। ये कदम आधार प्रणाली का संचालकों द्वारा दुरुपयोग रोकने की मंशा से उठाया गया है। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को चैत्र नवरात्र, नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा, उगादी, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चरोबा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नया साल सभी के लिए खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज से हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ हुआ है। देश भर में नवरात्रि के पर्व के दौरान पूरे 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दिल्ली की छतरपुर मंदिर और मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित देश भर के मंदिरों में नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर भारी संख्या में भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे टॉप 10 हेडलाइंस, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind. एक बार फिर आप सभी का स्वागत टॉप न्यूज में। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ऐलान किए गए 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। चुनावी राज्य कर्नाटक में 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल का 7वां दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, दावणगेरे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर द्वारा किया गया है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर कर में कटौती की गई है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता ने अपने सभी फोन प्रवर्तन निदेशालय को जमा करा दिए हैं। वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तीसरी बार ईडी के सामने पेश हुई। राष्ट्रीय सेवा भारती का राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली ने बताया कि स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत की थीम पर 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 4000 प्रतिनिधि स्वैच्छिक सेवा संगठन सहभागिता करेंगे। दिल्ली सरकार का बजट आज पेश किया जाएगा। बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली का बजट पेश करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला की नई मूर्ति के आकार और जिस पत्थर से मूर्ति बनाई जानी है उसे अंतिम रूप देने के लिए देश के शीर्ष मूर्तिकारों को सेवा में लगाया है। देश भर के शीर्ष मूर्तिकार
भगवान राम की नई प्रस्तावित मूर्ति के अपने मॉडल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चैत्र नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ, जागरण और भजन आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए जारी करेगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल पर हुए नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है। आकलन करने के बाद सरकार किसानों की मदद करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रभावित किसानों को सरकार के मापदंडों के मुताबिक उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद, माफ कीजिएगा, टॉप 10 हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। गूगल ने एक प्रमुख शॉपिंग ऐप पर बड़ा एक्शन लिया है। गूगल ने अपने ऐप स्टोर पर चीनी शॉपिंग ऐप पिंडुओडुओ को बैन कर दिया है। गूगल ने बताया कि ऐप के कई वर्जनों में मैलवेयर पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। गूगल के बयान के मुताबिक उसने सुरक्षा कारणों से गूगल प्ले ऐप स्टोर पर पिंडुओडुओ ऐप को निलंबित कर दिया है और वो इस मामले की जांच कर रही है। गूगल के मुताबिक इन पहचान के लिए किए गए दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के इंस्टॉलेशन प्रयासों को रोकने के लिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट को सेट किया गया है। वहीं रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के नेताओं से मुलाकात में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कीव ने चीन को बताते हुए बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन फिलहाल बीजिंग के जवाब में प्रतीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस आए हुए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। वहीं इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने संबंधों में एक नए युग की सराहना की। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बीजिंग के प्रस्तावों को खारिज करने का पश्चिम देशों पर आरोप लगाया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा के अनुसार रूस और चीन दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि परमाणु युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने यह ऐलान किया है कि उनके देश में मई में आम चुनाव होंगे। मित्सोताकिस की सरकार फरवरी में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना को लेकर जनता के गुस्से का सामना कर रही है। लोग सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेन हादसे में 57 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। अमेरिका के बाद यूरोप में शुरू हुए बैंकिंग संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक ने बदहाली की तरफ बढ़ रहे स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को खरीदने पर सहमति जताई है। हालांकि क्रेडिट स्विस बैंक में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों का बोनस फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। स्विस वित्त विभाग का कहना है कि संघीय कानून सरकार को स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक से जुड़े मामले में पारिश्रमिक संबंधी उपाय निर्धारित करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में अधिकारियों ने केंद्रीय बैंक और वित्तीय नियामकों द्वारा समर्थित यूबीएस को क्रेडिट स्विस के साथ जोड़ने की काफी कोशिश की थी, पर इस मामले में सफलता अब मिली है। उधर अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है। चक्रवात की वजह से बिजली की लाइन टूट गई। इस दौरान कम से कम 1,50,000 लोग बगैर बिजली के जीवन जीने को मजबूर हैं। खबरों की माने तो सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कई विमान रनवे पर ही खड़े हैं। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में सैन मेटो काउंटी में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक जलवायु वैज्ञानिक डैनियल स्वैन के मुताबिक ये एक विनाशकारी, ताकतवर और अचानक आने वाला तूफान था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आएगी और वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल वृद्धि दर की रफ्तार आगे भी कायम रहेगी। आरबीआई के मार्च संस्करण में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि तमाम समस्याओं के बावजूद रिजर्व बैंक भारत को लेकर आशावादी बना हुआ है। फरवरी के अंत में जारी आर्थिक वृद्धि संबंधी आंकड़े दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति में दर्शाते हैं। लेख में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 170.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 159.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में सतत विकास के लिए मंगलवार को G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में शून्य कार्बन विकास के लक्ष्य की आवश्यकता पर गोल मेज चर्चा आयोजित की गई। ये सत्र कम कार्बन विकास को सक्षम करने में गैर मूल्य निर्धारण नीति की प्रभावशीलता पर केंद्रित था। सत्र में कहा गया कि गैर मूल्य आधारित नीति लीवर एनपीपीएल ने कम लागत में अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। हरित वित्त मूल्यांकन और हरित वित्त के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की आवश्यकता पर भी इस दौरान चर्चा की गई। जलवायु को उनके मुख्य कार्यों और क्षमताओं में एकीकृत करने पर विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों के दूरदर्शी नेतृत्व ने विषय पर विस्तार से चर्चा की। वहीं सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 0.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन के लिए किए जाने वाले कच्चे तेल पर कर में कटौती की गई है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि ओएनजीसी जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,400 रुपए प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर में कोई बदलाव नहीं है और यह शून्य बना हुआ है। और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में चल रहे वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन, नीतू घंगास और मनीषा मौन ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 50 किलो की कैटेगरी में निखत जरीन ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान मैक्सिको की पैट्रिसिया अल्वारेज हेरेरा को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप नीतू घनघस ने 48 किलो की कैटेगरी में तजाकिस्तान की सुमैया कोसिमोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा पिछले साल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनीषा मौन 57 किलोग्राम में तुर्की की नूर एलिफ तुरहान को हराकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए आज कांटे की टक्कर है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज की बात करें तो जहां पहला वनडे मैच भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही थी, तो वहीं दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने नाम किया था। ऐसे में आज खेले जाने वाला आखिरी वनडे मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि यह निर्णायक मैच होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। We'll have a look at the wicket. I mean, it looks a pretty good wicket, to be very honest with you. So, yeah, it obviously gives us that option. The depth is there in our side. If we go in with that third spinner, then we do have 3 fast bowling options as well. So it gives us those options. So yeah, I think we could play both as well. I mean, we've played Shardul in Mumbai and Shardul in the past, which at number 8, which gives us an extra seam bowling option. So it's just a question of us weighing what we think is more important against which opposition. तो ये थी खेल जगत की कुछ बड़ी खबरें। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज भारतीय नववर्ष भी है, साथ ही साथ आज बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोग देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। वहीं उपराष्ट्रपति ने राज्य के विकास और प्रगति की कामना करते हुए कहा कि आध्यात्मिक विरासत, विशिष्ट व्यंजन और जटिल सांस्कृतिक ताने बाने बिहार को भारत का गौरव बनाते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने धर्म, अध्यात्म और शिक्षा की भूमि बिहार के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक गौरव की यह धरती नित नई ऊंचाइयां छुए, यहां के लोगों का कल्याण हो, यही कामना है। और इसी के साथ ही टॉप न्यूज के आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 22 मार्च की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। और आपको हम बताना चाहेंगे कि चूंकि आज भारतीय नववर्ष है, लिहाजा आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं होगी, यानी कि आज संसद का अवकाश है। एक बार फिर आप सभी को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार। 22 मार्च साल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। आज ही के दिन बिहार राज्य ओडिशा और झारखंड समेत संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। बिहार की संस्कृति अति प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जहां विश्व के अलग अलग प्रांत से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। साल 1756 तक यह क्षेत्र मुगलों के अधीन हुआ करता था, जिसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगलों पर जीत हासिल की। फलस्वरूप अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और एक अलग राज्य बना दिया। इससे पहले बिहार बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। प्रथम सिपाही आंदोलन, बक्सर का युद्ध और भारत जोड़ो आंदोलन में बिहार राज्य ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार उन प्रमुख राज्यों में से एक है जिसने गणतंत्र पद्धति की शुरुआत की थी। साल 2010 से हर साल राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य का आयोजन किया जाता है। 22 मार्च साल 1993 से विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने की घोषणा साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने की। यह दिन पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। 3 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण का ध्यान जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए त्वरित परिवर्तन थीम पर आधारित है। यह अभियान लोगों को अपने जीवन में पानी के उपयोग, उपभोग और प्रबंधन के बारे में प्रोत्साहित करता है। The glorious journey of India's 70